स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर #कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं DSSB मेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। उसके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक। आज की वीडियो थर्ड है DSSB मेल वाले क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले हम DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर पूरा कर चुके हैं, 180 क्वेश्चंस का पेपर, और सारे एस्टेट के क्वेश्चन पेपर भी हमने किए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और जो सीरियसली अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग हो या फिर कोई भी अपना टेट एग्ज़ाम, तो आप चैनल पे आइए। जो वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंप्लीशन स्टेज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ मोर देन हाफ, यानी कि 50% से ज़्यादा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी इक्वल टू। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट जाएगा वो किसके इक्वल जाएगा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय नेशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। आगे इसी पेपर में इसी वीडियो में ही एक क्वेश्चन भी आएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट जाता है या जो पेमेंट की जाती है वो कैसे की जाती है, वो वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से ही की जाती है, ठीक है। तो यहाँ का जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखिएगा। अगर मोर देन 50% कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय नेशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO से, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन आए हैं इसके। तो देखिए यहाँ 62 क्वेश्चन है, द फोकल पॉइंट ऑफ द उरुग्वे ग्राउंड ऑफ गेट ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स वॉज, क्या था उरुग्वे राउंड जो था गेट का, उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था, ट्रिप्स का एग्रीमेंट हुआ था, उसका जो फोकल पॉइंट था वो क्या था, वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। एक बार थोड़ा सा WTO के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे अगर आपको पूरा नोट्स के रूप में पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम ही गीतास कॉर्नर #कॉमर्स, वहाँ पे एस्टेट वाले पेपर के सारे ही नोट्स जो है डाले गए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। एस्टेट 2016 में क्वेश्चन नंबर 95 में पूरा WTO के बारे में बताया गया है। देखिए ये है एस्टेट 2016 में क्वेश्चन नंबर 95, ऑन व्हाट डेट गेट वाज ट्रांसफॉर्ड इनटू WTO। गेट जो है WTO में बदल दिया गया था। गेट को कौन सी तारीख थी, वो थी 1 जनवरी 1995। देखिए WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुई, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं और आए भी हुए हैं पहले भी। फॉर्मेशन कब हुई, 1 जनवरी 1995 को। अभी रिसेंटली इसी 2016 में एस्टेट 2016 में ही क्वेश्चन जो आया है कि भाई WTO कब बना, यानी कि गेट को WTO में कब परिवर्तित कर दिया गया, 1 जनवरी 1995 को। किस तरह का टाइप है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये याद करना आसान है क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की जगह क्या आ जाएगा इंटरनेशनल। अगर टाइप पूछ लिया जाए तो ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पज़ क्या है इसका, रेगुलेट करना, विनियमन करना किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना। मेंबरशिप कितनी है, 164 मेंबर स्टेट हैं इसकी। ये हेडक्वार्टर जो है वो इस पेपर में भी आया है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये सेम हेडक्वार्टर रहेगा अंकटाड का। अंकटाड के बारे में भी 4-5 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। क्या हेडक्वार्टर सेम रहेगा दोनों का, WTO का और अंकटाड का, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है, रोबर्टो एजेवेडो। द WTO इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, क्या इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है। WTO ऑफिशियल कमेंस्ड ऑन, ऑफिशियली कब शुरुआत हुई इसकी, 1 जनवरी 1995 को, अंडर द मरकश एग्रीमेंट साइंड बाय 123 नेशंस ऑन 15 अप्रैल 1994। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों ने जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे WTO का सदस्य बनने के लिए। रिप्लेसिंग द, किसको रिप्लेस किया गया है, गेट को। जर्नल एग्रीमेंट, गेट की फुल फॉर्म क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड
टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये भी पेपर में पूछी जा सकती है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गेट की जगह इसको रिप्लेस किया गया था, विच कमेंस्ड इन 1948। गेट कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1948 को, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सबसे बड़ी ये एक आर्थिक संगठन है, सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। WTO डील्स विद रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, व्यापार का नियमन करता है। किस चीज़ में ट्रेड किया गया? गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी जो रिसेंटली ये DSSB का जो पेपर है इसमें पूछा गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका आंसर है बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ये थी WTO के बारे में कुछ बातें। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, द फोकल पॉइंट ऑफ द रुग्बी राउंड ऑफ गेट ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स वॉज, क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है। मेन थी ना ये गुड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ रिप्लेस्ड द मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि MRTP की जगह कौन से एक्ट को लागू किया गया? ये था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। जैसे वो गेट की जगह WTO बन गया था, उसी तरह MRTP एक्ट था 1969 में, ये MRTP एक्ट आया था। ये भी क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि MRTP एक्ट जो है वो कब लागू हुआ? 1969 को लागू हुआ, और इसकी जगह पे किसको रिप्लेस कर दिया गया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को। देखिए बाकी सारे एक्ट के ईयर भी मैंने लिखे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को आया था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, लेकिन इसमें 2020 में संशोधन किए गए हैं। तो इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें भी संशोधन किए गए हैं 2020 में ही। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 में। तो चारों ही एक्ट है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में। मैच मेकिंग में भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो जितने भी एक्ट और उनके ईयर है वो सारे याद होने चाहिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, कंपटीशन एक्ट 2002 को, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। अब देखिए क्वेश्चन फिर से WTO से संबंधित। द 8th राउंड ऑफ गेट का 8वां जो राउंड था, रुग्बी राउंड, फाइनली रिजल्टेड इन द कन्वर्जन ऑफ गेट इनटू, गेट को किस में बदल दिया था? WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है डैश, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पूछा गया? यहाँ डिटेल दी गई है। इन रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, चारों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इज़ द एक्सपोर्ट बाय ए कंट्री और ए कंपनी ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि एक उत्पाद को अगर एक कंपनी या फिर एक देश बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है किसी दूसरी कंट्री में एट ए प्राइस, उस प्राइस पर, दैट इज़ लोअर इन द फॉरेन मार्केट, विदेशी बाजार में कम रेट पे बेचा जा रहा है माल, देन द प्राइस चार्ज इन द डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन अब घरेलू बाजार में ज़्यादा रेट पे था लेकिन फॉरेन मार्केट में कम रेट पे बेचा जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डंपिंग, राशि पतन इसका हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एग्जीम, ये जो ऊपर एग्जीम दिया गया है इसकी फुल फॉर्म कहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। और ट्रिप्स की अभी हमने पढ़ी। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ये एक एग्रीमेंट था, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट of intellectual property rights, okay, is an international legal agreement between all the member nations of the WTO। WTO के जितने भी member nations हैं उन सभी के बीच में एक legal agreement है। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द गेन एंड इनकम इज रूल दैट इज एप्लीकेबल फॉर किस पे लागू होता है? ये नॉमिनल अकाउंट्स पे ही लागू होता है, ठीक है। ये ना नेचुरल है ना रियल, ये बच जाएगा नॉमिनल। सारे खर्चों की बात जहाँ पे हो रही हो, जहाँ इनकम की बात जहाँ पे हो रही हो, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से WTO से, जनरल एग्रीमेंट था ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एज साइंड बाय 23 मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया केम इनटू फोर्स इन द ईयर, कौन से साल में आया था? ये 1947-48 में आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसने की थी? ये वाली कॉन्सेप्ट भी हम इसे DSSB मेल वाले पेपर में हम कर चुके हैं पीछे। पीटर एफ ड्रकर ने दी थी अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। पीटर एफ ड्रकर की बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट
1954 में इनकी ये बुक आई थी जिसमें इन्होंने ये वाली कॉन्सेप्ट दी थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर ने, और इसका दूसरा नाम क्या है, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। अदर नेम है मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पीटर एफ ड्रकर ने अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में दी थी, 1954 में इनकी बुक आई थी, और इसका दूसरा नाम है मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इनेक्टेड हुआ कब, 1986 में। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए अभी कि इसमें संशोधन कब हुआ, ठीक है, रिकमेंडेशन कब हुई, तो ये आ जाएगी ये 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ए और एन डैश इन ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट, यानी कि कैसा क्लाउज है कॉन्ट्रैक्ट का जो ये बताता है कि द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी सुटेबली एनहेंस्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड कॉन्टीजेंसी। अगर कोई विशेष आकस्मिकता आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये कौन से क्लॉज में बताया गया है, एस्केलेशन क्लॉज में। इसकी हिंदी कहते हैं वृद्धि खंड, वृद्धि की जा सकती है एस्केलेशन क्लॉज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट जो है आता है यहाँ से, ए ऑप्शन ही ठीक है, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स रिकवरी जब होती है तो क्या हो जाता है, डेबिट ऑल द हम यहाँ एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको क्रेडिट करते हैं। देखिए ड्राइंग अकाउंट क्या होता है हमारा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और बीपी अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर में द अथॉरिटी लाइज, अथॉरिटी की बात की जा रही है। अथॉरिटी कैसे जाती है, ये लाइन पर्सनल में जाती है, ऐसे लाइन में ही चलती है। ठीक है, अथॉरिटी की बात की गई है तो अथॉरिटी में आ जाएगा लाइन पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। वास्तविक और अनुमानित लागतों के अंतर के ऊपर जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल काम करता है वो कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड में यही तो होता है ना कि पहले हम अनुमान लगाते हैं, फिर जो एक्चुअल में कॉस्ट आती है उसको उससे कंपैरिजन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड एज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से किसको कंज्यूमर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, किसको नहीं किया जाता, जो दोबारा बेचने के लिए चीज़ें खरीदता है। एनीवन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है उसको हम कंज्यूमर नहीं मानते हैं। ठीक है, बाकी सारे कंज्यूमर्स हैं। एनीवन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज, जो कोई भी सर्विस लेता है। एनीवन हु यूजेज इज बेनिफिटेड फ्रॉम सर्विसेज विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, एंड एनीवन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, द एग्रीगेट ऑफ टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज। इनडायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को क्या कहा जाता है, ओवरहेड कॉस्ट इनको कहा जाता है। प्रत्यक्ष लागतों को ऊपरी व्यय लागतें भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट की जाती है वो किस बेस पे की जाती है, 61 क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, सर्टिफाइड वर्क के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹6 लाख कमेंस्ड इन जनवरी 2017। 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था जो जनवरी 2017 में शुरू हुआ, उसके एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिए गए हैं। मटेरियल, वेजेस, प्लांट, बिजनेस चार्जेस, और फिर कैश रिसीव हुआ है वर्क सर्टिफाइड 80%, वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश रिसीव हुआ है 2,40,000। डेप्रिसिएशन देर का 10%, वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड यानी क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। कैलकुलेट द नेशनल प्रॉफिट एज पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम यहाँ पे एक छोटा सा बना लेते हैं। मटेरियल, वेजेस और प्लांट का डेप्रिसिएशन ये तीनों 2 में आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। बिजनेस चार्जेस हैं हमारे 8,600 के, वो भी 2 में आ जाएंगे। इनकी मटेरियल, वेजेस, प्लांट का डेप्रिसिएशन और बिजनेस चार्जेस। प्लांट का डेप्रिसिएशन 10% है, ये चारों ही खर्चे हमने 2 में लिख दिए।
बाय में क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे जो कैश रिसीव हुआ है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% रिसीव हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड तो ज़्यादा का हुआ ना, हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 80 करके 3 लाख, और बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 10,000। दोनों साइड का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास नेशनल प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 का, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कॉम्पिटिशन लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ का सेक्शन 44 क्या कहता है कि द पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कोई गलत स्टेटमेंट दी गई है तो उसके लिए कितना दंड होगा, या फिर ओमिशन टू फर्निश मटेरियल इन्फॉर्मेशन बाय एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी पक्षकार के द्वारा अगर गलत स्टेटमेंट दी गई है या भूल हो गई है फर्निश मटेरियल इन्फॉर्मेशन में, तो उसमें कितनी पेनल्टी है, उसमें पेनल्टी है जी मिनिमम पेनल्टी 50 लाख एंड मैक्सिमम पेनल्टी अप टू ₹1 करोड़, 1 करोड़ तक की मैक्सिमम और 50 लाख तक की मिनिमम पेनल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर विलियम ओची, थ्योरी जेड। जिसने शुरू से मेरी वीडियोस देखी हैं, जो चैनल पे स्टार्टिंग से बने हुए हैं, वो फटाफट से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, क्योंकि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही, इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में ही हमने सारी की सारी जो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो सारी डिस्कस करी थी। अब देखिए थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये अलग अलग थ्योरीज़ नहीं है, ये एक ही थ्योरी है जो दी है डगलस मैकग्रेगर ने। ERG थ्योरी दी है एल्डरफर ने। ERG की फुल फॉर्म भी हमने अपने नोट्स में करी थी, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये सारे ही पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ERG की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी एक बार, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ किसने दी, एल्डरफर ने दी। एक बार करते हैं सारी ही थ्योरीज हम, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज और पेपर में कैसे भी पूछी जा सकती है, मैच मेकिंग में भी पूछी जा सकती हैं, और स्पेशली कोई भी थ्योरी पूछी जा सकती है कि भाई कौन सी थ्योरी किसने दी। तो कई बार पेपर में मैच मेकिंग में भी आ देखिए सारी थ्योरीज के आगे ईयर लिखे गए हैं, ये कब कब आए हैं अपने क्या एच टाइप पे। ट्रेडिशनल थ्योरीज हमारी कौन सी है मोटिवेशन की, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवार्ड थ्योरी एंड कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। ये तीनों ही थ्योरी जो हैं वो ट्रेडिशनल है, जो कि पेपर में नहीं आती है लेकिन ऑप्शन में आ जाती हैं, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरीज हैं, देखो मास्लो ने कौन सी दी थी, नीड हायरार्की थ्योरी, और इनकी तो नीड जो हायरार्की है उसको भी पूछ लिया जाता है कि इसकी सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी जो नीड है वो कौन सी है, या सबसे पीक पे जो है वो कौन सी है, ठीक है। इस तरह से ये पूछी जा सकती है, वो भी हमने सारे स्टेप करे थे मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ आप पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये नहीं कि अगर एचटेट में पेपर आ गया तो वो DSSB में भी नहीं आएगा, या फिर जो DSSB का पेपर है, DSSB का जो क्वेश्चन पेपर है वो एचटेट में नहीं आएगा, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आएगा, KVS में नहीं आएगा, NVS में नहीं आएगा, या फिर नेट में नहीं आएगा। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं एक दूसरे में, तो किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जितनी भी नॉलेज गेन हो सकती है उतनी हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए हर्जबर्ग की मोटिवेशनल एंड हाइजीन थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी में से कितनी बार हमने देखे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अभी जो फीमेल में था उसमें तो जो 2 फैक्टर्स थे उनके नाम पूछ लिए गए थे, मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर, ठीक है। और एक बार पूछ लिया गया था कि बताओ इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो मोटिवेशनल फैक्टर है या हाइजीन फैक्टर नहीं है। तो ये भी हमने सारे डिटेल में कर रखे हैं कि कितने मोटिवेशनल फैक्टर है, कितने हाइजीन फैक्टर हैं। ये फीमेल वाले पेपर में ही सारे किए हैं, अभी इससे इस वाले पेपर से पीछे वाले पेपर में ही। और वीडियो ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, हर वीडियो के ऊपर जो टाइटल है उसमें स्पेशली नाम लिखा गया है, सीरियल नंबर लिखा गया है क्वेश्चन का, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मास्लो ने दी थी नीड हायरार्की थ्योरी, और 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, हर्जबर्ग ने। मैकग्रेगर ने एक्स एंड वाई थ्योरी, जो अभी हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये अलग अलग नहीं है, इकट्ठी ही हैं, डगलस मैकग्रेगर ने दी है। एल्डरफर की ERG थ्योरी, ओची ने कौन सी दी है, जेड थ्योरी, जो अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर है DSSB मेल वाले क्वेश्चन का 2018। व्रूम ने क्या दिया, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये कितनी बार रिपीट हुई है ये। स्टेसी की इक्विटी थ्योरी, मैकडीलैंड ने दिए 3 नीड थ्योरी, बहुत बार पूछी गई है। 3 नीड कौन सी है, ये भी हमने कर रखी है। और ये क्रिस आर्गिसिस थ्योरी और पोर्टर एंड लायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रिवार्ड की। ये हमारी 10 थ्योरीज़ है जो कि रिपीट होती हैं पेपर में। और ये सारी ही थ्योरी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे 2018 का क्वेश्चन पेपर के जब नोट्स प्रोवाइड कराए थे तो वहाँ पे सारी थ्योरीज़ है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं।
देखिए 80 क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, स्टाइल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का एक स्टाइल है कौन सा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। टिपिकली टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके बारे में बात करता है, तो जिसके बारे में बात करता है वो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी, मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन रूटीन थिंग्स, दिनचर्या के जो कार्य है ना उसमें मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपने आप को, मस्ट रादर कंसंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजी, बल्कि स्ट्रैटेजी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये क्वेश्चन भी हम कई बार कर चुके हैं, एन एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की जब सहयोगी हमने करे थे तो वहाँ पे हमने एक नाम पढ़ा था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का। इस अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है कब हुई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कौन से साल में हुई, 1956 में, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक का एक सहयोगी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी करेक्ट है, करेक्ट जो है वो है कि मर्जर डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ अमलगमेशन, मर्जर और मर्जर जो है वो अमलगमेशन का पार्ट नहीं है। देखिए दोनों ही चीज़ें जो है वो सेम सी हैं, दोनों में ही दो यूनिट मिलके काम करती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि मर्जर में क्या होता है, द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर कंपनीज टुगेदर, दो से ज़्यादा कंपनी क्या करती है आपस में मिल जाती है, लेकिन वन ऑफ दीज कंपनीज सर्वाइव, इनमें से एक कंपनी ही जिंदा रहती है, उसका नाम चलता है, एंड अदर लॉस देयर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, और दूसरी अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को खो देती है, कि यही डिफरेंस है बस इन दोनों में। और लेकिन अमलगामेशन में क्या होता है, अमलगामेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू ए न्यू एंटिटी, ठीक है, न्यू एंटिटी में ये एक कन्वर्ट हो जाती है और एक नए सिरे से अपना काम शुरू कर देती है, यानी कि, और वो जो कंपनीज है वो क्या होती है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा कि मर्जर डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ अमलगामेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड से रिलेटेड, जो कि सेम क्वेश्चन आया था DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 में, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अंकटाड, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, ए बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये किससे डील कर रहा है, 22 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इसमें ठीक हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 22। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कौन सी अजम्पशंस नहीं है, कौन सी मान्यता नहीं है, वो हमें चाटनी है। तो एंटिसिपेटेड यूजेस ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज़ नॉट नोन, ये नहीं पता होता हमें, अनुमानित उपयोग, मटेरियल्स का कितना हम उपयोग कर पाएंगे इन यूनिट्स में वो हमें नहीं पता होता, ये इसके अजम्पशंस नहीं है, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये पता होता है। और कौन कौन से अजम्पशंस है एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली, ये लीड टाइम कितना है, 0। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आर नोन एंड दे आर फिक्स, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें पता होती है और वो फिक्स भी होती है, एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज वेल, और अच्छे से पता होती है, स्थिर होती है, ये भी हमें पता होता है। ये बाकी तीन इसके अजम्पशंस हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड वॉज एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर, ये है 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। अंकटाड अभी क्वेश्चन पीछे गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अंकटाड, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर जहाँ WTO का हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसी वीडियो में हमने किया है। फाउंडर कौन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा इसी पेपर में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। इंडिया इसकी कौन सी लिस्ट में आता है, लिस्ट 1 में आता है, और मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 195 मेंबर कंट्रीज है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल कमीशन इज़ नॉट ट्रू एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सी बात इसकी सही नहीं है, ठीक है, कौन सी बात सही नहीं है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, इसने बोला कि कमीशन में 8 मेंबर्स है, 8 मेंबर्स नहीं है, मेंबर्स कितने हैं, 5, और जिसमें से 2 मेंबर होने चाहिए वुमेन, 2 नहीं 1 मेंबर ही होनी चाहिए वुमेन, यानी कि जो सही बात है वो है कि 5 मेंबर होने चाहिए और उनमें से 1 महिला सदस्य हो सकती हैं।
तो ये गलत हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि 8 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 2 जो हैं वो महिला सदस्य हो सकती है। जो बातें सही है एक बार वो भी देखते हैं। द कमीशन हियर्स द अपील्स मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी कि स्टेट कमीशन में जब किसी की सुनवाई नहीं होती, जहाँ यानी कि अगर उन्हें रॉन्ग डिसीजन लगती है तो वो कहाँ अपील कर सकते हैं, जाके नेशनल कमीशन में। द कमीशन हियर्स द अपील्स और कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू और कंपनसेशन एक्सीड ₹1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा की जो भी कंप्लेंट है वो ये यहाँ पे सुन सकते हैं। ये है ना, ये हमारा जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसकी बातें बताई गई हैं। जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये जो सीमा है वो बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। हमने सारा डिस्कस किया था फीमेल DSSB के DSSB के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 37 में। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार एक और पढ़ लेते हैं इसकी जो स्टेटमेंट दी गई है। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन मस्ट बी ए सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इनकी सिटिंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन अपना DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 में आया, और सेम क्वेश्चन हमारा मेल PGT कॉमर्स में भी आया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है फोर्स में कब आया 1986 को। लेकिन जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 वो देखो फोर्स में कब आया 20 जुलाई 2019 में। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। रेगुलेटर कौन है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। CCPA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब देखिए क्षेत्राधिकार क्या है। जो हमारा ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो हमारा न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक के मुकदमे जाते थे पहले? 20 लाख रुपए तक के, 20 लाख से 1 करोड़ तक के स्टेट कमीशन में जाते थे, और 1 करोड़ से ऊपर के हमारे नेशनल कमीशन में, जो कि अभी यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में भी जो सही स्टेटमेंट है वो दे रखी है। लेकिन अब क्या है 2019 के बाद से 1 करोड़ तक के मुकदमे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ से ऊपर तक के जाएंगे नेशनल कमीशन में। तो आगे क्वेश्चन जो है वो अपनी नई गाइडलाइंस के हिसाब से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। While preparing a cash flow statement, cash receipts from royalty, fees, commission, etc. come under। जब भी हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करते हैं तो जो ये नकद प्राप्तियां हैं रॉयल्टी, फीस और कमीशन की, इसको कौन सी एक्टिविटी के अंडर हम लिखते हैं? देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की कितनी एक्टिविटीज़ है। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इस तरह से 3 एक्टिविटी के अंडर काम किया जाता है। तो ये जो रॉयल्टी, फीस और कमीशन है वो किस में आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। कितनी एक्टिविटी है ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd के अंदर आता है। 3 एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है डैश इज़ एन एरिया। ये सेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था, सेज की फुल फॉर्म पूछी गई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। डैश इज़ एन एरिया इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें जो बिज़नेस किया जाता है या ट्रेड, जिसमें बिजनेस के और व्यापार के जो नियम है वो हमारे बाकी कंट्री से अलग होते हैं, एंड आर लोकेटेड विद इन ए कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स। हाउएवर दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स के पर्पज़ से ये बिल्कुल फॉरेन टेरिटरी की तरह यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये हमारे होते हैं। ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। मिलेंगे अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय।